नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के साइंस के टॉपिक वाइज प्रश्न जितने प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले अकार्बनिक रसायन के प्रश्न हम देख रहे थे, वो देख चुके हैं। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कार्बनिक रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सभी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? सफेद, बैंगनी, पीला या लाल? आंसर की बात करते हैं तो लाल रंग आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तथा बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन आपका है, हंसने वाली गैस क्या होती है? नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रस, नाइट्रिक या नाइट्रोजन? आंसर की बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका हंसाने वाली गैस को कहते हैं। N2O फॉर्मूला होता है इसका, और इसके एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। इसके अलावा इसका यूज शल्य क्रिया में होता है, दंत चिकित्सक में निषेचक के रूप में भी होता है। कोई धातु सोना है या नहीं है, ये जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परिरक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक या नाइट्रिक? आंसर की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला, यानी कि नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है सोना जो है उसको पहचानने के लिए। तो कोई धातु सोना है या नहीं जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। इसके अम्लीय तथा ऑक्सीकारक अणुओं के कारण ये अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक अभिक्रियाओं में काम आता है। इसका भी विशेष जो उपयोग है वो विस्फोटक पदार्थ, रंजक, दवाइयां आदि में भी होता है। इसके लवण और अन्य यौगिक उर्वरक के रूप में भी काम आते हैं। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? कार्बन, स्टील, क्रिप्टन, मिट्टी का तेल? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो मिट्टी का तेल यहाँ पर सही होगा। मिट्टी के तेल का कोई निश्चित आकार एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो जानते हैं आप, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें कणों में आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका निश्चित आकार और आयतन होता है। द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होता है, इसका निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। और गैस में कणों के मध्य बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है, इनका ना ही निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित आयतन होता है। अगला है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके डैश गैस मुक्त करते हैं। H2, CO2, CO? कौन सा सही होगा? तो कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त करते हैं। अगला है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? विद्युत चालकता समान होती है, इनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, समान डिग्री की कठोरता होती है। आंसर, हीरा और ग्रेफाइट के संदर्भ में इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो आपका सुचालक होता है। हीरे की संरचना नियमित चतुष्फलकीय होती है, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय आपकी होती है। तो संरचना में भी अंतर है। उसके अलावा सभी पदार्थ से अधिक कठोर होता है हीरा, तथा कांच को आसानी से काट देता है, जबकि ग्रेफाइट राख के रंग का मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ होता है। इसलिए सभी कथन गलत है। अगला है, 3 धातुएं दे रखी है, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं। 3 धातुओं के रिड्यूसिंग एजेंट का क्रम यहाँ पर क्या होगा? तो नकारात्मक कमी क्षमता बताती है कि इलेक्ट्रॉन के नुकसान से संबंधित ऑक्सीकरण संभव है, तथा धनात्मक बताती है अपचयन विभव मान की अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का योग संभव है। क्रम जो निकल के आएगा ऑप्शन सी, जेड, फिर एक्स, फिर वाई, इस तरीके से चलेगा। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है? मोनोजाइट, फ्लोरोस्पार, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट? आंसर बॉक्साइट यहाँ पर सही होगा। और उड़ीसा देश का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। और भी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, वो भी बॉक्साइट में उत्पादन में आपको देखने को मिलते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एक कार्बनिक अम्ल है, इसका वियोजन निम्न है, एक सहसंयोजक यौगिक है, जल में घुलनशील है। आंसर इसका वियोजन निम्न है। एसिटिक अम्ल जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ये एक कार्बनिक अम्ल है। इसकी वजह से सिरके में खट्टा स्वाद होता है, तीखी खुशबू होती है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन में अम्ल केवल आंशिक रूप से वियोजित होता है, जल में बहुत कम आयनित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? फेनिल बेंजोएट या सैलिसिलेट या फिर एसीटेट या सैलिसिलेट? इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर डी वाला मेथिल सैलिसिलेट आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसका सूत्र क्या होता है? C8H8O3, और इसे ही विंटर ग्रीन तेल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगला है, यूरिया की पहचान की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? कौन से परीक्षण के द्वारा?
आंसर की बात करेंगे तो बाईयूरेट परीक्षण के द्वारा यूरिया की पहचान की जा सकती है, क्योंकि इसमें पेप्टाइड बंध होता है। अगला है पेट्रोलियम अनेक किसका मिश्रण है? हाइड्रोक्साइड अम्ल या लवण या हाइड्रोकार्बन? आंसर यहाँ पर हाइड्रोकार्बन आपका सही होगा। पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु होते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों में उपस्थित हाइड्रोकार्बन ज्यादातर एल्केन्स, नेप्थेन्स, विभिन्न सुगंधित हाइड्रोकार्बन होते हैं, और नेप्थेन सामान्यतः एकल बंध वाले चक्रीय यौगिक भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिरके का संगठन है? तो पानी में एसिटिक एसिड का कितना परसेंटेज होता है? बेसिकली वही ऑप्शन दिए गए हैं, 65 से 75, 45 से 60, 28 से 35 या 5 से 8। तो पानी में एसिटिक अम्ल का जो परसेंटेज देखने को मिलता है वो आपको 5 से 8% देखने को मिलता है। बाकी सिरका किण्वन प्रक्रिया के द्वारा निर्मित किया जाता है। नींबू जो खट्टा होता है वो किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड या साइट्रिक एसिड? आंसर साइट्रिक एसिड आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अम्ल साधारणतः खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा आदि में जो है वो पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक एसिड, इमली में टार्टेरिक एसिड, हरा कसीस में सल्फ्यूरिक अम्ल, फिटकरी और सोरा में नाइट्रिक एसिड, फलों के रस और सुगंधित तेलों में एसिटिक एसिड, लाल चींटियां और बर्रे के बिच्छू वगैरह जो होते हैं उनमें फार्मिक एसिड, साल और वृक्ष में ऑक्जेलिक एसिड, घास और पत्ते व मूत्र में बेंजोइक अम्ल, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रंग और औषधि बनाने में तथा अम्लराज बनाने में भी यूज में लाया जाता है। अगला है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुल्की पदार्थ कौन सा है? नायलॉन 6, नायलॉन 6,6, डेक्रोन या केवलर? आंसर यहाँ पर हो जाएगा केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुल्की पदार्थ केवलर है। केवलर एक पॉलीएमाइड बहुलक है। अगला है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसर उसका एसिटिक सैलिसिलिक एसिड जो है वो सही होगा एस्पिरिन का रासायनिक नाम। ये एक गैर स्टेरॉयडल सूजन रोधी दवा है। यूज इसका दर्द, बुखार, माइग्रेन आदि में जो है वो किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन, ईथर, मीथेन, मीथेन या प्रोपेन? आंसर यहाँ पर आपका मीथेन जो है वो सही होगा। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस मीथेन है। क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरो मीथेन के नाम से भी जाना जाता है। ये मीथेन और क्लोरीन को 400 और 500 डिग्री से सेल्सियस तक गर्म करके बनाया जाता है। इसका यूज निश्चेतक कारक के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है क्लोरोफॉर्म। अगला है सेब के सुवास का मुख्यतः कारण क्या होता है? इथेनॉल, फार्मेलिन, बेंजीन, सुक्रोज? तो सेब में गंध उसमें मौजूद वोलेटाइल एरोमा यौगिक मुख्यतः एल्डिहाइड, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वैलिन के कारण जो है वो होता है, जबकि सेब में पाए जाने वाला मुख्य अम्ल मैलिक एसिड के कारण होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन में कोई भी इस प्रकार से नहीं है, इसलिए चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होंगे। नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसीटोन, अल्कोहल या फार्मेलिन? आंसर आपका एसीटोन जो है वो सही हो जाएगा। नाखून पॉलिश उतारने के लिए एसीटोन का यूज किया जाता है। एसीटोन तीव्रता से नेल पॉलिश को मिश्रित करके वाष्पीकृत कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग नेल इंक रिमूवर के रूप में किया जाता है। अगला है खाना बनाने के चिपक रहित बर्तनों में लेप किसका किया जाता है? ये क्वेश्चन शायद केवीएस में भी आया था। टेफ्लॉन, पीवीसी, काला पेंट या फिर पॉलिस्टरीन? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला टेफ्लॉन। टेफ्लॉन या पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। इस पर उष्मा, अम्ल और क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण इसका प्रयोग खाना बनाने के चिपक रहित बर्तन के लेपन के लिए किया जाता है। अगला है मच्छर भगाने वाली दवाओं में दवाएं जो होती है उसमें सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एलिथ्रिन होता है, एट्रोपिन होता है, आइसोप्रोका प्रोपॉक्सीफिनाइल होता है, बेंजीन, हेक्साक्लोरोफीन? आंसर यहाँ पर पहला एलिथ्रिन सही हो जाएगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रिन होता है। तो मच्छर भगाने की दवाओं के सक्रिय रसायन जो होता है वो एलिथ्रिन होता है। बस नाम याद रखिएगा और कोई इसमें खास पॉइंट। अच्छा ये भी है, मच्छर कॉइल, अगरबत्ती, इन सब में भी एलिथ्रिन का ही यूज किया जाता है। सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? सल्फोनेशन, सल्फ्यूरेशन या वल्कनीकरण, सल्फेशन? आंसर की बात करें तो वल्कनीकरण ऑप्शन सही होगा। सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। गर्म तापमान में रबर पिघल जाता है और चिपचिपा हो जाता है। ठंडे तापमान में कठोर और भंगुर हो जाता है। अतः इन समस्याओं के निराकरण के लिए वल्कनाइजेशन में सल्फर मिलाया जाता है। इससे क्या होता है? रबर को मजबूती मिलती है, लोच और स्थायित्व मिलता है, और ऐसी रबर अधिक उपयोगी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है?
वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल। तो आयोडीन परीक्षण के लिए कार्बोहाइड्रेट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आयोडीन परीक्षण का यूज कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। आयोडीन टेस्ट की सहायता से सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। आयोडीन विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में आयोडीन घुला रहता है। ये कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करके पर्पल ब्लैक रंग बना देता है। इससे आपकी पहचान जो है वो होती है, कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करके आयोडीन। अगला है नॉन स्टिक जो कुकिंग बर्तन है उन पर निम्नलिखित में से किसकी एक परत लेपित होती है? पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, काला पेंट या टेफ्लॉन। आंसर हो जाएगा आपका टेफ्लॉन। तो नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर टेफ्लॉन की एक परत होती है। आमतौर पर कढ़ाई या तवे पर कुछ भी पकाते समय वो चिपकने लगता है, इसी वजह से हम उस पर घी या तेल डालते हैं फिर पकाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस समस्या का एक उपाय खोजा और बर्तनों पर ऐसी परत चढ़ाने लगे जिनसे जिससे उसमें कुछ भी चिपकता नहीं है। ऐसे बर्तनों को हम नॉन स्टिक बर्तन कहते हैं। तो जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनकी अगर बात करें तो चढ़ाई गई परत को हम कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलीन यानी कि पीटीएफई। आमतौर पर इसे ही टेफ्लॉन के नाम से जो है वो जाना जाता है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और ये एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। इसमें पाइप, केबल, इंसुलेशन, फर्श पर बिछाने की चादर, दरवाजे आदि बनाए जाते हैं। अगला है जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? कोलाइड बनने से रोकने में, कोलाइड को स्थायी करने में, क्रिस्टल बनने से रोकने में, मिश्रण को स्थायी करने में, सुगंधित करने में। आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कोलाइड को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में इसका यूज किया जाता है। जिलेटिन एक पारदर्शी, रंगीन, स्वाद रहित भोज्य पदार्थ है जो मुख्यतः ग्लाइसिन और प्रोलिन नामक अमीनो एसिड से बनता है। डायबिटीज से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए जिलेटिन वरदान माना जाता है, जिसमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड इंसुलिन बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो ये आपका कोलाइड को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में आपका जिलेटिन का यूज होता है। आजकल सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित जो शक्कर है उसका विकल्प इनमें से कौन सा है? आधे क्वेश्चन 25 करा चुके हैं हम। वीडियो लाइक, शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और लाइक के लिए टारगेट 400 लाइक जैसे ही कंप्लीट होते हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम पर डेली अपडेट तो आपको पल पल की मिलती ही रहती है। नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी एस्पार्टम जो आपका है ये सही हो जाएगा। आजकल सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है? एस्पार्टम है। एस्पार्टम जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है। ये शुगर फ्री के नाम से प्रचलित होता है एस्पार्टम, और ये कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाला डाई पेप्टाइड का मिथिल ईस्टर है तथा फेनिल एनिलीन और एस्पार्टिक अम्ल का व्युत्पन्न है। सुक्रोज से 100 गुना मिठास उत्पन्न करता है। तो देखा होगा ना किसी किसी को शुगर होती है तो वो शुगर फ्री यूज करते हो, वो तो यही होता है एस्पार्टम। अगला है कीटाणुनाशक गैमेक्सीन इनमें से किस पर आधारित होती है? डीडीटी पर होती है आधारित, या फिर आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड या हेक्साक्लोरोबेंजीन क्लोरल, कौन सा सही होगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपका सही हो जाएगा। कीटाणुनाशक गैमेक्सीन बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर आधारित पाउडर है। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठोस अथवा पाउडर दोनों रूपों में होता है, पानी में घुलनशील होता है। इसका यूज कीटाणुनाशक के रूप में होता है, मक्खी मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए होता है। अगला कह रहा है एल्केलाइड जो है वो क्या होता है? अम्ल जो कि पानी में घुलनशील है, या फिर अम्ल जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, क्षार इसी प्रकार और क्षार। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, जार क्षार जो कि पानी में घुलनशील है उसे कहते हैं एल्केलाइड। और एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अगला है आपका क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद जो है वो क्या होता है? जल होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एटीपी होता है। आंसर आपका एटीपी यहाँ पर सही होगा। इस प्रक्रिया का पता 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने लगाया था। इसकी सारी अभिक्रियाएं यूकैरियोटिक जीव जो है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जो जीव है उसमें कोशिका कला पर होती हैं। इसमें ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला कह रहा है बायोगैस का इनमें से कौन सा अव्यय प्रमुख है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या एथेन। तो मीथेन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन गैस है। बायोगैस में मीथेन का परसेंट कितना होता है? 50 से 65% होता है। बायोगैस का उत्पादन जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है और इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। बस ये लास्ट में है कि इसमें मुख्य रूप से होते क्या है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अगला इनमें से गलत कथन का आपको पहचान करना है कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। टेफ्लॉन का यूज नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए। तो गलत कथन जो है वो सी वाला है, जो कि लिखा हुआ है कि एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि ये कपास
से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, ना कि कृत्रिम रेशम कहा जाता है। तो सी तो गलत है। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा टेफ्लॉन का यूज नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का यूज सीढ़ी बनाने में, कपास के जो कपड़े होते हैं गर्मियों में उपयोगी होते हैं क्योंकि ये नमी पसीने को अवशोषित करते हैं। अगला है कथन दे रखे हैं दो, इनको लेकर के पूछा गया है नीचे ऑप्शन कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, यानी दोनों कथन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का जो क्वथनांक होता है वो आपका बढ़ जाता है और जल का जो हिमांक होता है वो आपका घट जाता है। तो द्रव से गैसीय स्टेट में जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना, वो आपका जल का क्वथनांक होता है। तो वो नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का जो हिमांक है जमने वाला वो घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक आपका घट जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल से घट रहा है, नमक से बढ़ रहा है, वही चीज यहाँ पर बात की गई है। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? मधुमक्खी के डंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि CaO के साथ बेअसर हो जाता है। ये एक परंपरा है, इसमें कोई रसायन शास्त्र शामिल नहीं है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड होता है जो कि CaO के साथ बेअसर हो जाता है, या मधुमक्खी का डंक क्षारीय होता है। आंसर सी हो जाएगा, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड होता है जो कि CaO के साथ बेअसर हो जाता है, यही कारण जो है इसका होता है। अगला क्वेश्चन, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को इनमें से किसके साथ गर्म किया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर या जिंक? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, तो सी ऑप्शन यानी कि सल्फर यहाँ पर सही होगा। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि प्राकृतिक रबर को अधिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें सल्फर या इसके समान अन्य वस्तुओं को गर्म करके मिलाया जाता है। ये संयोजी पदार्थ पृथक बहुलक श्रृंखलाओं के बीच पुल का निर्माण करके बहुलक को रूपांतरित कर देते हैं, जिससे रबर के गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। अगला, इनमें से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो है इसका मेन घटक है? मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है? आंसर यहाँ पर ब्यूटेन सही हो जाएगा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। भारत पेट्रोलियम के आंकड़ों के अकॉर्डिंग इसके अलावा इसमें प्रोपेन और एथेन भी पाया जाता है। एलपीजी एक घरेलू ईंधन है जिसका उसमें मान भी काफी उच्च होता है। अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसके रिसाव से होने वाली दुर्घटना से बचाव के लिए इसमें एक गंधयुक्त पदार्थ एथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है, इसमें उसके रिसाव का पता लगाया जाता है। इनमें से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? ल्यूमिनॉल, सेलॉल, कैटेकॉल, केमिसॉल? आंसर हो जाएगा पहला, ल्यूमिनॉल। ऐसी दवाएं जो कृत्रिम नींद लाने में सहायक होती हैं, इसी को कहते हैं सम्मोहक दवाएं। तो इसमें ल्यूमिनॉल एक प्रमुख सम्मोहक दवा है। इसी तरीके से सेकनॉल भी है एक। अगला है आपका, इनमें से कौन सा दर्दनाशक है? पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, नोवेलजीन है? आंसर नोवेलजीन सही हो जाएगा। दर्द निवारक दवाओं को एना एनाल्जेसिक कहा जाता है और उपयुक्त जितने विकल्प हैं उसमें नोवेलजीन एक दर्दनाशक दवा है, जबकि पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये तीनों आपकी एंटीबायोटिक दवाएं हैं। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? फेनिल बेंजोएट, फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल एसीटेट, मेथिल सैलिसिलेट? आंसर कौन सा हो जाएगा? तो विंटर ग्रीन तेल, ये ऑप्शन आपका मेथिल सैलिसिलेट आपका सही हो जाएगा। तो मेथिल सैलिसिलेट यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है। ये जो विंटर ग्रीन तेल है, विंटर ग्रीन प्लांट की पत्तियों से निकलने वाला तेल है। इस तेल में विद्यमान एनाल्जेसिक दर्द निवारक का काम करता है, मांसपेशियों का सूजन कम करने, हड्डियों के दर्द, इन सब में भी यूज में आता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है सीटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, ब्यूटेन संख्या, रेनॉल्ड संख्या? आंसर हो जाएगा आपका ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन रेटिंग एक मानक उपाय है जो कि पेट्रोल की दक्षता और प्रदर्शन दोनों को परिभाषित करता है। अगला कह रहा है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? CO2, N2, H2 या CH4? तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है CH4। फुल फॉर्म क्या होती है सीएनजी की? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। बाकी सीएनजी का मेन जो घटक है वो मीथेन गैस है। रासायनिक सूत्र CH4 जो है इसका होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, केरोसिन में? किसमें नहीं होती है? तो आपको पता है केरोसिन में नहीं होती है। इसको केरोसिन, इसका भौतिक और रासायनिक गुण इसमें उपस्थित हाइड्रोकार्बन के अनुपातिक संगठन और क्वथनांक पर डिपेंड करता है। इसे मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के इसे अलग रखते हैं ताकि ऑक्सीजन से क्रिया जो है वो ना करे। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? रेयॉन, नायलॉन, टेरिकॉट या पॉलिएस्टर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन नायलॉन सही हो जाएगा। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर नायलॉन था। नायलॉन के बारे में यही है कि कृत्रिम पॉलीमर का सामूहिक है, समूह के सामूहिक नाम है। ये एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है। इसका यूज दांत के ब्रश, वस्त्र, मोजे आदि बनाने में जो है वो यूज किया जाता है। रेयॉन की बात करें तो एक सेलुलोज निर्मित फाइबर है। इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलक में किया जाता है। काफी चमकदार होता है। इसका यूज कपड़ा उद्योग में किया जाता है। पॉलिएस्टर और टेरिकॉट का भी उपयोग आधुनिक वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? कोयला, डीजल, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल। तो आंसर आपका हाइड्रोजन यहाँ पर सही हो जाएगा। हाइड्रोजन एक गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है। ये सबसे हल्का तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। परमाणु प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है। हाइड्रोजन की विशेषता ये होती है कि ईंधन में प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा इस तत्व में सबसे ज्यादा है। जलने के बाद उप उत्पाद के रूप में जल का उत्सर्जन करता है। बिजली उत्पादन तथा वाहनों में इसके प्रयोग भी किए जा रहे हैं। अगला, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है? जल होता है, एसीटोन होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल होता है या एथिल अल्कोहल होता है? तो एंटी फ्रीज के रूप में यूज किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल एक कार्बनिक यौगिक है। रंगीन, गंधहीन, स्वाद में मीठा द्रव है, विषैला होता है और मृत्यु तक हो सकती है। एथिलीन ग्लाइकॉल को पानी में मिलाने पर पानी का जो हिमांक होता है वो गिर जाता है। इसलिए उद्योग और ऑटोमोबाइल में इसका यूज हिमीकरण यानी फ्रीजिंग निवारण के लिए किया जाता है। अगला है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या होता है? चमड़ा, वनस्पति तेल, सोडियम क्लोराइड या कॉर्न स्टार्च? आंसर यहाँ पर डी कॉर्न स्टार्च जो है वो सही हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मेन घटक होता है कॉर्न स्टार्च। और प्लास्टिक क्या कहलाती है? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होती है वो ऐसी प्लास्टिक होते हैं जिन्हें जीवित जीव आमतौर पर रोगाणु, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास में विघटित किया जा सकता है। प्लास्टिक मुख्यतः कच्चे माल, सूक्ष्म जीव, पेट्रोकेमिकल या तीनों के संयोजन के साथ उत्पादित होता है। इस प्रकार के प्लास्टिक का यूज डिस्पोजल वस्तुओं के लिए किया जाता है जैसे पैकेजिंग, क्रॉकरी, कटलरी, खाद्य सेवा, आपका कंटेनर आदि में। इनमें से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज? तो आंसर है फ्रैक्टोज सही हो जाएगा। फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन, एथेन या प्रोपेन? तो आंसर आपका ब्यूटेन सही हो जाएगा। जबकि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और एथेन गैस होती है। एलपीजी में ब्यूटेन गैस होती है। एलपीजी में प्रोपेन भी पाई जाती है लेकिन प्रतिशतता के अनुसार ब्यूटेन की मात्रा प्रोपेन से अधिक पाई जाती है। इसलिए एलपीजी में मुख्यतः पाई जाने वाली गैस जो है वो ब्यूटेन होती है। अगला है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H22 या 12? तो आप कहेंगे 12, C6H12O6। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी होता है। ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है क्योंकि यह उन्हें अवयव में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सभी का सभी, चारकोल भी, एसिटिक अम्ल भी और टार भी। कोक वायु की अनुपस्थिति में कोयले को तेज गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसमें कार्बन की परसेंटेज 80 से 85% तक होती है। कोक धातुओं के निष्कर्षण में उपचायक के रूप में, ईंधन के रूप में, इलेक्ट्रोडों में प्रयुक्त किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे कि हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय उच्च गुणवत्ता युक्त प्राकृतिक सीसा, माइक का प्रकार, कार्बन का एक रूप, विशेष प्रकार की बालू? आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन कार्बन का एक रूप सही हो जाएगा। हीरा जो होता है वो कार्बन का एक अपर रूप होता है और रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े भी रहते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न रह गए हैं, थोड़े से रह गए, वो अगले वाला विविध रह गया है, उसी के साथ करा देंगे। तो अब एक प्रश्न आपके लिए जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन करा चुके हैं वो अवश्य देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अलग से आपको मिल जाएंगे। तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और टॉपिक वाइज नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इससे पहले के सारे जो प्रश्न बीपीएससी के करा चुके हैं वो भी आपको सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि कोई ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।